तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का अपना डे 3 ऑफ 45 डेज चैलेंज का जो हम लोगों ने लिया हुआ है। इसके अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, 12th क्लास के अंदर 12th क्लास की जो है पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री, इन दोनों को जो है हम एनसीईआरटी के थ्रू जो है आपका हम एमसीक्यू के माध्यम से सारे के सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो काफी अच्छा जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके एमसीक्यू वगैरह आते हैं और जो मार्क्स होते हैं बच्चों के 12th के अंदर वो एमसीक्यू की वजह से ही खराब आ पाते हैं। तो इस चीज को हम साकार करने के लिए, ताकि आपके 95% मार्क्स आराम से आ जाए, इस चीज को अच्छे से करने के लिए ही हम लोगों ने कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। और आपको बता दूं कि अगर आपके प्री बोर्ड के अंदर अच्छे नंबर नहीं आए हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज सारा जो खेल होता है वो बोर्ड एग्जाम का होता है। तो अभी भी आपके पास पूरा पूरा चांस है, जिसके लिए हम लोगों ने आप के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए हैं कि व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जो है हमने स्टडी विद एमआर एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को हमने चैनल को अभी क्रिएट करा है हाल फिलहाल के अंदर ही, जिसके अंदर आप लोगों को डेली के 5 क्वेश्चन जो है हम डालते हैं और इवनिंग में या फिर उसके नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोग इसके आंसर्स को भी जो है पोस्ट कर देते हैं। लेकिन ऑन द स्पॉट इसके आंसर नहीं मिलने की वजह से हमने क्या करा, एक और प्लेटफॉर्म का सहारा लिया है। वो है आपका यूट्यूब का कम्युनिटी सेक्शन, जहां पर आपका वीडियो का सेक्शन होता है, वहीं पर आपका कम्युनिटी का सेक्शन मिलता है। यहीं पर जो है हम आपको डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चन डालते हैं और उन क्वेश्चंस के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास एक एक्सप्लेनेशन भी आता है कि इसका राइट आंसर क्यों है और कैसे है, सो दैट कि आपको ऑन द स्पॉट इसको अच्छे से यूज कर सके। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर प्लेलिस्ट कहाँ मिलती है ये चीजें। देखिए, प्लेलिस्ट का मतलब ही यही होता है कि सारी की जो वीडियो है, फॉर एग्जाम्पल जो अभी हमने एमसीक्यू की सीरीज चला रखी है, वो एक प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। इस प्लेलिस्ट का नाम देख लीजिए, यहाँ पर ये रहा। और जैसे आपका वीडियो वाला सेक्शन होता है ना, वीडियो वाले सेक्शन के बाद यहाँ आइएगा प्लेलिस्ट के अंदर, और यहीं आपको दिख जाएगा क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यू सीरीज। मैंने एकदम मतलब शुरुआत में ही लगा रखा है। इसको आप खोल के देखेंगे तो हमने ऑलरेडी जो है हिस्ट्री का डे 3 कवर कर दिया है, आज पॉलिटिकल साइंस का भी डे 3 हो जाएगा। ओके, चलिए। और ये मैंने आपको बताया था, मेरा एक सुकून है भाई, सपना है, अच्छे से कवर करेंगे, पूरे 45 दिनों का सपना है। एक एक करके सब लगाऊंगा, देखते हैं कितना मजा आएगा लास्ट में देखने में, है ना। तो चलिए बिना देरी करे आज की शुरुआत करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, ओपन डोर नीति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओपन डोर पॉलिसी। क्या बोलते हैं? ओपन डोर पॉलिसी। इस पॉलिसी के थ्रू क्या होता है, एक देश अपने दरवाजे खोल देता है दूसरे देश के लिए, ताकि वो आसानी से व्यापार कर सके, यानी कि ट्रेड कर सके। ठीक है जी। तो ये इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ओपन डोर नीति किसने तथा कब चलाई। हालांकि ओपन डोर नीति बहुत सारे देश चला सकते हैं, लेकिन आपका ये सेकंड चैप्टर है जहां पर आपको ऑब्वियसली चीन की बात की जाए, बिकॉज चीन के अंदर ही जो ये चीज चलाई गई थी, सबसे पहले तो नहीं बोलेंगे, चलाई गई थी। तो यही बोला जा रहा है कि चीन का वो कौन सा नेता है जिसने ये चीज चलाई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है, देंग श्याओपिंग। हालांकि ये देंग ऐसे लिखते हैं भाई, ये देंग देंग श्याओ देंग श्याओपिंग। आपकी पुस्तक का जो सबसे फ्रंट पेज है वहीं पे लिखा होगा ये। और कब चलाई थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है 1978। इसको प्लीज याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए बिना देरी कर से आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है कि 1978 में दिसंबर में 1978 के दिसंबर में जो है देंग शाओपिंग ने जो है मुक्त द्वार की नीति चलाई थी। और इसके बाद आने वाले कुछ सालों के बाद चाइना का जो है प्रगति स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस योजना के तहत, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पेन और पेपर लेकर के बैठिए और देखिए कि कितने आपके सही हो रहे हैं और सबको नोट डाउन करिए जो जो आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। अब देखिए यहाँ पर कुछ मोटा चीजें बताने मेरे को मतलब बताना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, खैर इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किस योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या है, मार्शल योजना। आपको याद होगा कि अमेरिका के एक विदेश मंत्री थे जिसका नाम था जॉर्ज मार्शल। ठीक है, इन्होंने ही जो है यूरोपीय देशों की जो है यात्रा करी थी, जिसके बाद से इन्होंने जो है कुछ 13 अरब डॉलर 13 अरब डॉलर तो नहीं, 13 बिलियन डॉलर कुछ करके इन्होंने दान दिया था। ठीक है जी, 13 बिलियन डॉलर जो इन्होंने दान दिया था, जिसकी वजह से क्या होता है आगे देखिए। अब मैं आपको ना एक चीज बताना चाहता हूँ। हाँ, ठीक है जी, जब ये 1948 में
13 बिलियन डॉलर दे देते हैं। उसी के बाद जो है ये लोग OEEC की स्थापना करते हैं। मतलब क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन, जिसको हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं यही, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। ठीक है, तो सबसे पहला जो बनता है वो ये बनता है। दूसरा फिर इसके बाद क्या बनता है? इसके बाद आपका बनता है यूरोपीय परिषद। क्या बनता है बेटा? यूरोपीय परिषद, याद रखिएगा ये चीज। ये सेकंड था। और ये कब बना था? ये बेसिकली बना था 1949 के अंदर। थर्ड वाला कब बनता है आपका ये? इसके बाद बनेगा आपका 1957 के अंदर। क्या बनेगा वो? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, मतलब कि CWMMUNITY कम्युनिटी, ये बनेगा फिर। और इसके बाद फिर एक और बनेगा। क्या बनेगा? 1992 में बनेगा क्या? यूरोपीय संघ। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग उसका आंसर दोगे 1992। याद रखना भाई, ठीक है। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि यूरोपीय संघ की स्थापना की शुरुआत सबसे पहली बार कब रखी गई थी, यानी नींव कब रखी गई थी, तब आप इसका आंसर दोगे 1948, बिकॉज इसकी जो शुरुआत है 1948 में होती है। ठीक है। और एक और चीज क्या है कि 1992 में जो यूरोपीय संघ की स्थापना की गई है ना, तो किस संधि के बाद जो है यूरोपीय संघ की स्थापना की गई है? तो वो थी आपकी मास्ट्रिट संधि। मास्ट्रिट भी गलत लिख रखा है यहाँ पर यार, क्या करें यार, यही होता है हिंदी टाइपिंग के अंदर। मास्ट्रिट संधि, इसका ये नाम है ऐसे करके। ठीक है। और एक और चीज बता दूं, जब आपका यूरोपीय संघ कह रहा हूं, यूएसएसआर का विघटन होता है, जैसे ही यूएसएसआर का विघटन होगा, विघटन होने के बाद ही जो है यूरोपीय संघ अस्तित्व में आता है। बिकॉज यूएसएसआर के अंदर टोटल क्या है? 15 गणराज्य थे, याद है? 15 में से 8 ऐसे गणराज्य थे जो कि ईस्ट यूरोप से बिलोंग करते थे, यानी कि पूर्वी यूरोप से बिलोंग करते थे। और यही वाले जो देश है ना, बाद में जाकर के यूरोपीय संघ का पार्ट भी बनेंगे। इसीलिए जो है यूरोपीय संघ बाद में पूरा अच्छे से बनता है। कब? 1992 के अंदर। तो ये मैंने काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि मार्शल योजना के तहत 1948 में जो है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। इसको भाई प्लीज याद रखना, मेरे को लग रहा है इंपॉर्टेंट है, किसी भी वक्त पूछा जा सकता है। जिसके अंदर मार्शल योजना के तहत क्या हुआ था कि आर्थिक मदद जो है दी गई थी पश्चिम यूरोप के देशों को। ठीक है जी, याद रखिए पश्चिम यूरोप के देशों को, ये लिखा भी है यहाँ पर पश्चिम यूरोप, ना कि पूर्वी यूरोप। पूर्वी यूरोप वाले लोग कब आ जाएंगे, देश कब आ जाएंगे यूरोपीय संघ के साथ? 1992 के अंदर, जब यूएसएसआर का विघटन हो जाएगा तब। नेक्स्ट हमारा काफी फेमस क्वेश्चन है, वो क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? नाटो का गठन कब हुआ? तो देखिए इसका राइट आंसर मैं बता ही देता हूं आपको, ये है इसका अप्रैल 1949। नाटो, नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और जो कि होती है, स्थापना कब होती है? अप्रैल 1949 के अंदर। इसके अंदर सिंपल सा ये बोला गया था कि अमेरिका के द्वारा वैसे ये बनाया गया था, ये मेड बाय अमेरिका। इसमें सिंपल सा ये बोला गया था कि जितने भी देश इसके अंदर हैं, राष्ट्र हैं, अगर कोई बाहर का राष्ट्र इनमें सभी में से किसी एक देश के ऊपर भी लड़ाई करेगा, किसी एक देश के दूसरे के ऊपर भी कुछ भी बोलेगा, किसी भी एक देश के ऊपर, तो वो जो हमला है बेसिकली इन सभी देश आपस में मानेंगे एक दूसरे के लिए। तब जाकर क्या होगा कि सारे के सारे लोग मिलके वापस इस बंदे के ऊपर अटैक कर देंगे। तो ये इनका कॉन्सेप्ट निकाला गया था। तो इसी को रिटेलिएट करने के लिए, इसी के विरुद्ध में जो है यूएसएसआर भी निकालता है। यूएसएसआर कब निकालता है? 1955 के अंदर निकालता है वारसा पैक्ट। क्या निकालता है? वारसा पैक्ट। भाई इसको जरा याद रखिएगा ना, वारसा पैक्ट काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे पता है आप लोगों ने काफी चीजें पढ़ रखी है, बट ये रिवीजन के पर्पज से सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है। यूरोपीय संघ का ध्वज, ध्वज मतलब समझते हैं ना आप लोग, कुल कितने सितारे हैं, यानी कि जो फ्लैग है यूरोपीय संघ का, उसमें टोटल कितने सोने के सितारे हैं? तो आप सभी को लोगों को पता ही होगा, इसका राइट आंसर क्या है? 12। एक चीज आप लोगों को मुझे यही बतानी है, वो क्या है? देखिए कि 2016 में, हालांकि यूरोपीय संघ किस तरीके से पावरफुल है, इसका एक क्वेश्चन भी आता है आपका लिखने के लिए कि यूरोपीय संघ की प्रभावी भूमिका कैसे निर्धारित हो रही है। तो उसका आपको राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य जो है, उनका बैकग्राउंड जो है देना होता है। इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया,
और पॉलिटिकल हो गया, ठीक है। कैसे वो पावरफुल है इसके बारे में आपको अच्छे से बताना होता है, बिकॉज ये जो क्वेश्चन आता है वो 6 नंबर में आता ही आता है, ठीक है। तो कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो सुन लीजिए। क्या 2016 में जो है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूरोपियन यूनियन की थी। फर्स्ट वाली आपकी अमेरिका की है। सेकंड चीज सुन लीजिए कि यूरोपीय संघ का जो जीडीपी है वो 17,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा है, जो कि उस समय पर जो है अब प्रेजेंट टाइम में जो है वो अमेरिका के अर्थव्यवस्था के बराबर हो चुका है, ठीक है। अगला बोला जा रहा है कि जो यूरोपीय संघ की मुद्रा है, मुद्रा का नाम क्या है, यूरो, ठीक है। जो कि कब अपनाया गया था, ये अपनाया गया था जनवरी 2002 के अंदर अपनाए गए थे। तो ये जो यूरो मुद्रा है ये अब डॉलर, अमेरिका की जो डॉलर है उसको चुनौती देने के रूप में सामने आ रहा है या आ सकता है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। अगला इसकी विशेषता क्या है यूरोपीय संघ की, जितनी भी बातें बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, सभी बातें अच्छे से नोट कर लीजिए, कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है किसी में से भी, है ना। अगली बात क्या है कि यूरोपीय संघ जो है विश्व व्यापार में इसकी जो हिस्सेदारी है, मतलब इसका जो परसेंटेज है पार्टिसिपेशन का, वो अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। 3 गुना ज्यादा जो है अमेरिका से ज्यादा व्यापार कौन करता है, यूरोपीय संघ करता है। अगला क्या है कि यूरोपीय संघ के अंदर एक फ्रांस मेंबर है, फ्रांस जो कि यूएनए को अंदर परमानेंट मेंबर है, ये सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, ये सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है ये। और एक देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है यूरोपीय संघ का झंडा हो गया ना। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट थी, वो क्या कि यूरोपियन संघ है ना, जो यूरोपियन यूनियन है, यानी कि जो यूरोपियन कंट्री है, वहां पर क्या होता है कि जो 12 नंबर होता है, 12 का जो नंबर होता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है पारंपरिक रूप से इस चीज को जो है 12 नंबर को जो है पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है जी, याद रखिएगा। ये 12 नंबर क्यों है, मतलब 12 सितारे ही मात्र क्यों है, इसका राइट आंसर यहां से होगा बिकॉज ये पारंपरिक रूप से, मतलब ट्रेडिशनली, बहुत ही पुराने तरीके से, इनके प्राचीन से ही जो है 12 नंबर को काफी लकी नंबर माना जाता है। और वो 12 नंबर जो क्या किस किस चीज का प्रतीक होता है, पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक होता है। इसलिए यहाँ इस सितारे के अंदर टोटल 12 सोने के सितारे हैं। तो ऐसा मत बोल देना भाई शुरुआती सदस्य थे वगैरह वगैरह चीजें ना। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, किसी भी वक्त पूछा जा सकता है, बता रहा हूं मैं आपको। किस परमाणु कार्यक्रम में यूरोपीय संघ ने अमेरिकी नीति को हाल ही में प्रभावित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीडियो पॉज करके देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान परमाणु कार्यक्रम में भाग लेकर के ये चीज करी थी। तो यहीं पर इस चीज को थोड़ा मैं बता दूं आपको, क्या कि जो ये ईरान वाला है ना, ये बेसिकली क्या है कि एक न्यूक्लियर, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर परमाणु जो होता है ना, परमाणु बम, ईरान जो है परमाणु बम बनाना चाह रहा था, तो उसी को रोकने के लिए, उसको ताकि वो ना बना पाए, इसी के लिए जो है 2015 के अंदर जो है ना, तो बराक ओबामा जो थे वो आते हैं और इससे साइन करवा लेते हैं कि भाई ये चीजें मत करो, और इसके बदले में हम आपको कुछ भत्ता वगैरह जो है देंगे, ऐसा कुछ समझ लीजिए आप, है ना, अभी के लिए। हालांकि स्टोरी काफी डिफरेंट है, बताएंगे फिर कभी फुर्सत में। तो 2015 के अंदर ये चीज होता है, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है ना, डोनाल्ड ट्रंप वो आते हैं और वो बोलते हैं कि भाई साहब मैं इस चीज को कैंसिल कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे ये डील जो है अच्छी नहीं लग रही, ये अमेरिका के फेवर में नहीं है। तो वो आते हैं और 2018 के अंदर इस डील को कैंसिल कर देते हैं। और जो यूरोपियन संघ है, इस नीति को, इस परमाणु कार्यक्रम के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। इसीलिए न्यू एनसीईआरटी के अंदर ये बात आपकी मेंशन भी है। देखिए लिखा भी कि इराक के परमाणु कार्यक्रम में से संबंधित अमेरिकी नीति को प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस संधि ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त किया? मतलब क्या, जो टोटल 27 देश हैं, इन 27 देश में से अगर आप किसी एक का भी वीजा ले लेते हो, वीजा समझते हो ना, किसी दूसरे देश के अंदर जाने के लिए पहले आपको परमिशन लेती है, और परमिशन एक तरफ से वीजा के रूप में माना जाता है। तो अगर आप किसी भी एक देश का वीजा ले लेते हो तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको सभी देशों का वीजा मिल गया है, आप जाओ फ्रीली आराम से घूमो। तो उस वीजा का क्या नाम है, यही पूछा जा रहा है। तो वो बेसिकली कब हुआ था, उस संधि का नाम क्या है, वो है आपका शांगेन संधि। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा भाई, है ना। देखिए लिखा भी है कि जून 1985 के अंदर शांगेन संधि ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण को समाप्त किया था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शांगेन संधि संधि जो है कब हुई थी। नींद तो नहीं आ रही ना भाई? चलिए
अगला क्वेश्चन है क्या है, यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समझौते जो है गठन कब हुआ था? इसको हम बेसिकली यूरेटम यानी कि यूरोपियन यूनियन और एटम से संबंधित है, और ये कब इसकी स्थापना हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मार्च 1957। ये आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से खुद नहीं कुछ बना रहा। मार्च 1957 पढ़ लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नई मुद्रा यूरो, ये है काफी इंपॉर्टेंट मुद्रा जो कि डॉलर को चुनौती दे रहा है, को 12 सदस्यों ने कब अपनाया था? यही आपका यहाँ पर क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पता होगा, मैंने जस्ट अभी बताया था जनवरी 2012 के अंदर शुरुआत में 12 देशों ने अपनाया था। ठीक है, तो लिखा भी है, पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट आप लोगों को पता ही होगा, ये बेसिकली हुआ क्या था कि 2016 के अंदर ब्रिटेन के लोगों से पूछा गया था कि क्या आप लोगों को यूरोपियन यूनियन के संघ में रहना है? तो यस बोले, नहीं रहना है तो नो बोले। तो यस में से जो है मात्र कुछ 48 के आसपास कुछ आए थे वोटिंग, 48.5 कुछ था, और नो नो के वोट में आए थे 51.9%, जिसकी वजह से ब्रेग्जिट हो गया, मतलब ब्रिटेन एग्जिट हो गया। एग्जिट मतलब बाहर निकल गया। कहाँ से बाहर निकल गया? यूरोपीय संघ के यूनियन से बाहर निकल जाता है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं ब्रेग्जिट। और ये कब हुआ था? 2016 के अंदर हुआ था, याद रखिए, लिखा भी हुआ है, पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य कौन और कब बना था? तो आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर है आपका क्रोएशिया, जो कि 2013 के अंदर बना हुआ था। ठीक है जी, देख लीजिएगा, ये 2013 के अंदर आपका क्रोएशिया जो है आपका नया सदस्य बन जाता है। और आप लोगों को पता होगा कि वर्तमान में यूरोपीय संघ के अंदर टोटल 27 देश मौजूद है। ठीक है जी, 27 इसलिए है क्योंकि एक तो निकल गया ना, 28वां सदस्य तो वही बना है, लेकिन एक निकल गया था। ये क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है। क्या है, यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जी, इसको जरूर याद रखिएगा। ये मिला था आपको 2012 के अंदर, ये लिखा भी हुआ, पढ़ लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किन दो देशों ने मास्ट्रिक्ट संधि और यूरो को मानने से इनकार कर दिया था और उसका विरोध करने लग गए थे? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या है? डेनमार्क और स्वीडन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, बता रहा हूँ मैं आपको। अभी तक तो आए नहीं है, लेकिन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं इनके। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि यूरोपीय संघ ने साझा संविधान बनाने की कोशिश कब करी थी? तो बता दूं आपको, साझा संविधान मतलब एक संविधान होगा सभी के सभी 28 देशों के ऊपर। हालांकि वर्तमान में 27 देश है, 27 देशों के ऊपर जो है एक ही संविधान लागू होगा। ऐसा करने की जो है ना इन लोगों ने कोशिश करी थी 2003 के अंदर, जो कि फेल हो गए थे, ये लोग नहीं बना पाए थे वैसा संविधान। और वही जो टाइटेनियम वाला जहाज वगैरह दिखाया होगा आपको डुबाते हुए, वो उसी चीज का बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि आसियान की स्थापना किस घोषणा के तहत हुई थी? आप सभी को पता है कि बैंकॉक घोषणा के तहत हुई थी 1967 के अंदर। ठीक है, जहां पर शुरुआत में जो है 5 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ये लिखा भी है, पढ़ लीजिएगा एक बार, है ना, इंपॉर्टेंट था, बस मेंशन करना जरूरी था। लेकिन आसियान के ध्वज का, हाँ ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कि ये वृत्त आकार, आसियान के ध्वज का जो वृत्त आकार है, वृत्त खैर ऐसे लिखते हैं, वृत्त आकार, ये किस चीज का प्रतीक है? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना भाई। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन से आपके पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एकता का प्रतीक है। ठीक है, देखिए लिखा भी है कि वृत्त, अरे यार कहाँ चला गया, वो लिखा भी है कि वृत्त आसियान जो है एकता का प्रतीक है। ओके, आगे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये भी पूछा जा सकता है बट काफी लॉन्ग फॉर्म में मैंने बनाया है, लेकिन आपके एग्जाम के अंदर थोड़ा सा ट्रिकी वे में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कुछ। क्या लिखा है कि किस वर्ष आसियान ने आर्थिक सुरक्षा समुदाय प्लस आसियान आर्थिक समुदाय प्लस आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, मतलब क्या, ये हो गया आपका सिक्योरिटी वाला, ये हो गया आपका इकोनॉमिक वाला, और ये हो गया आपका सोशल एंड कल्चरल वाला। ठीक है, इन तीनों नामक 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय कब बनाया था? ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2003 में इन लोगों ने चीज करी थी। तो ये एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखा है, पढ़ लीजिएगा इसको पूरा जरूर से। अभी वीडियो लंबी हो रही है, इस वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी ले रहा हूँ। और ये वाला वन ऑफ द फेवरेट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आसियान क्षेत्रीय मंच ARF यानी कि आसियान, देखिए लिखा है आसियान रीजनल फोरम, ये होती है इसकी फुल फॉर्म ARF की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी लोगों को पता होगा, इसका राइट आंसर क्या है? 1994। ठीक है, 2002 तो पता ही है, यूरो की स्थापना हुई थी। 1992 के अंदर यूरोपीय संघ का गठन हुआ था, प्लस आपका
यूएसएसआर का विघटन हुआ था, मतलब टूट गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा एक बार। किन दो देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत आसियान के साथ बातचीत की सबसे पहल करी थी? ये बेसिकली करी थी अमेरिका और चीन ने, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं जी जरा। भारत ने आसियान के किन दो देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता करा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए? इसका राइट आंसर है सिंगापुर और थाईलैंड। ये बात लिखी हुई है आपकी एनसीईआरटी के अंदर, तो इसको पढ़ लीजिएगा, सिंगापुर और थाईलैंड। और हाँ, पुरानी वाली जो एनसीईआरटी है ना, ओल्ड एनसीईआरटी, तो वहां पर मात्र जो है सिंगापुर और थाईलैंड ही लिखा हुआ था। लेकिन नई वाली जो एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी, वहां पर मलेशिया भी एक वर्ड यूज जोड़ दिया गया है। मतलब क्या, हाल फिलहाल के अंदर ही जो है मलेशिया जुड़ा हुआ है। और इसको जरूर याद रखिएगा कि 2010 के अंदर जो है आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र जो है व्यवस्था लागू की गई थी। मुक्त व्यापार क्षेत्र मतलब क्या? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए की फुल फॉर्म भी यही होती है। अगला सवाल देखते हैं क्या है, लास्ट है हमारा सवाल। भारत ने लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति कब लागू करी? याद करिएगा, सबसे पहले बता रहा हूं, लुक ईस्ट। लुक ईस्ट मतलब सबसे पहले देखो ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ देखो, ठीक है। ये नीति सबसे पहले नंबर पे आती है। और एक्ट ईस्ट, जब आपने देख लिया तो अब उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो, मतलब एक्ट करना स्टार्ट करो, तो ये बाद में आती है। तो इन दोनों में से देख सकते हो कौन पहले आई कौन से बाद में। चलो, ये पहले आई बाद में आई, ठीक है। ये बाद में आया, ये पहले आई, मतलब ये हटा दो। और ये पहले बाद में, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक होगा, मतलब अब क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर 1991 से लेकर 1991 में आता आपका ये लुकेस्ट। और और एक्ट ईस्ट आता आपका 2014 के अंदर, जो कि नरेंद्र मोदी जी का ही काल था। और यहाँ पर ये पूरा लिख रखा है। अरे यार, लग रहा है गलती से कुछ और हो गए, मिट हो गया आपका लग रहा है। ठीक है जी, तो मैंने आपको आंसर वैसे बता ही दिया है, ठीक है, कोई नहीं। और लास्ट में जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट यही करूंगा, अगर सपने बड़े हैं तो भाई एफर्ट्स भी बड़े डालने ही पड़ेंगे। और डालने ही पड़ेंगे भाई, कोई कोई वो नहीं है जड़ी बूटी की आप पी पा के चले जाओगे, एग्जाम के अंदर जाओगे और एग्जाम को अच्छे से फोड़ के आ जाओगे। नहीं भाई, आपको इसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, एमसीक्यू के प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और जो छोटे छोटे फैक्ट फिगर होते हैं, फैक्ट होते हैं, उसको याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर याद करोगे तभी आपके साथ अच्छा हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। स्ट्रिक्टली बता रहा हूं मैं आप सभी लोगों को, ठीक है जी। तो अच्छे से अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, लव यू ऑल।